हिंदी का और संस्कृत का पेपर कैसा बीता है, एक बार सभी विद्यार्थी बता देंगे, क्योंकि हम लोग पूरा प्रश्न पत्र की चर्चा कर चुके हैं। तो आप मैं उम्मीद करता हूँ आप एग्जाम में प्रश्न पत्र वगैरह नहीं, एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे। तो कैसा आपका बीता है हिंदी और संस्कृत का पेपर एक बार बताएंगे। कल आपका मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जो सेंटअप एग्जाम का आयोजन हो रहा है, तो उसमें आपका कल साइंस और सोशल साइंस मतलब विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का एग्जाम होगा, ठीक है। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग लाइव क्लास में आपके विज्ञान का पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का मैं सॉल्यूशन करा दे रहा हूं, और फिर इसके बाद 8 बजे तक मैं कोशिश करूंगा या 8:30 तक आपका सोशल साइंस का पेपर का हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे। तो एक बार जल्दी से सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए ठीक है, सभी चीज सही है। चलिए शुरू करते हैं क्लास का। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, इसी साइंस के प्रश्न पत्र से आपका एग्जाम होगा। विषय कोड 112 है, तो एक एक प्रश्न का उत्तर देते चलिएगा। और यहाँ पे जो है आपका 40 में 40 जो है आपको, मतलब कि 80 में 40 बनाना है। तो कोशिश कीजिए अभी के लाइव क्लास में 40 प्लस सही करने का, क्योंकि इसी प्रश्न पत्र से आपका एग्जाम होगा। चलिए सभी विद्यार्थी का काफी शानदार आज का परीक्षा बीता है, कल का भी आपका शानदार बीतेगा, क्योंकि साइंस की हम लोग अभी चर्चा कर ले रहे हैं। इसके बाद में सोशल साइंस का जल्द ही क्लास 8 या 8:30 में लाइव हम लोग कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा सेकेंडरी सेंटअप एग्जाम का 112 विषय कोड का आपका प्रश्न पत्र है। सबका आप जानते हैं, आप समझ चुके हैं। विषय कोड सब्जेक्ट कोड जो है एक ही ए सेट किया गया है, विज्ञान का है। 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। कल के परीक्षा में 40 बनाना है, लेकिन अपने को सर सारा प्रश्न याद रखना है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। और अभी के लाइव क्लास में कोशिश कीजिएगा 80 में से 60 प्लस सही करने के लिए, और सभी प्रश्न पत्र याद करके जाइए। 30 सब्जेक्टिव प्रश्न है, तो पूरा का हम लोग उत्तर यहाँ पे जानेंगे। 80 मार्क्स का एग्जाम होता है, 20 मार्क्स का इसमें प्रैक्टिकल होगा, इसीलिए इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए 2 घंटा 45 मिनट ही आपको मिलेगा। चलिए एक एक प्रश्न आने जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिए साइंस का प्रश्न पत्र है, उत्तर देते चलिएगा। अब कमेंट बॉक्स में सिर्फ उत्तर आपका दिखना चाहिए। लाइव क्लास चल रहा है, अंत में जो भी आपको मन में डाउट होगा उसका मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करा दूंगा अंत में। अभी सीधे सीधे प्रश्न पे बढ़ते हैं। खंड अ पे आ गए हम लोग। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न 1 से 80 तक 40 प्रश्न का जवाब देना है OMR सीट पे। तो कल 40 प्रश्न OMR सीट पे भरिएगा, बट आज का OMR सीट आपका लाइव चैट है। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, पॉजिटिव किसका होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आप जानते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव अर्थात कि प्लस में, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, माइनस में। चलिए आगे बढ़ेंगे, दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो दूसरे पे देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा मिटका है, मैं यहाँ पे प्रश्न पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ प्रश्न, दूसरा नंबर यहाँ पे देखिएगा। हाँ यहाँ पे है क्लियर। यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रश्न कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बताइए, ठीक है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बताइए जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है, 32 सेंटीमीटर है। कहेंगे सर बउआ टाइप प्रश्न है, 32 में 2 से भाग दे दीजिए। और उत्तल लेंस की अभी हम लोग ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि धनात्मक होता है, तो प्लस 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी सही उत्तर है। क्या प्रश्न पूछा था कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बताइए जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है, 32 है। तो अभी ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि देखिए यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना होता है, तो आपका प्लस में होता है, तो यहाँ पे प्लस 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन डी, सबका आ गया ऑप्शन डी। चलिए तीसरा पे देखिए कितना आसान प्रश्न पूछा है कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम, हाउ मेनी लॉज आर देयर आर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चाहे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कोई भी पूछे, मतलब अपवर्तन या परावर्तन, आप जानते हैं 2 ही नियम होता है। तो ऑप्शन सी आपको याद करके जाना है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथे पे क्या आया है, प्रश्न पूछा है कि तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः किसमें व्यक्त किया जाता है, सर एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं। तो ऑप्शन बी याद करके जाएंगे। 5 पे प्रश्न आया है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होगा। तो आवर्धन का SI मात्रक तो आप जानते हैं आवर्धन मात्रक विहीन होता है, मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता है सर। तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। छठा पे प्रश्न है कि किसी गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन यदि m है, तो निम्नलिखित में से यह किसके बराबर है। तो m बराबर वस्तु दूरी बटा में प्रतिबिंब दूरी, मतलब -v बटा में u। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा छठे नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है प्रश्न आपसे कि यदि एक अवतल दर्पण के सामने रखी एक वस्तु की दर्पण से दूरी बढ़ा दी जाए, जैसे ही दर्पण से दूरी बढ़ाएंगे सर प्रतिबिंब का दूरी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए आपको सही उत्तर करके आना है। 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का अनुपात, तो आप जानते हैं R बराबर F बराबर क्या होता है, F बराबर R बटा में 2 होता है।
अब कह रहा है कि फोकस दूरी, तो ए इधर गुना में है तो भाग में हो जाएगा, तो एफ बटा आर, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1/2। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जल्दी जल्दी प्रश्न उत्तर पे फोकस है, क्योंकि साइंस का मैं करा के इसके बाद आपको सोशल साइंस का भी पूरा 8 या 8:30 तक मैं लाइव क्लास देकर सॉल्यूशन करा दूंगा, ताकि आपको हर एक चीज मतलब कि समझ में रहे पहले से, और एग्जाम में जाए तो सेंटअप एग्जाम में कोई विद्यार्थी को दिक्कत नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 पे देखते हैं क्या प्रश्न पूछा है सेंटअप परीक्षा के साइंस के पेपर में। प्रश्न पूछा गया है कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाएगा तो कौन सा दृष्टि दोष होगा। तो जैसे ही वक्रता त्रिज्या कम होगा तो सर मायोपिया अर्थात कि निकट दृष्टि दोष हो जाता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 10 पे प्रश्न पूछा है कि यहां पे प्रश्न है कि कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति, तो कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति कितना होता है ऋणात्मक, तो माइनस में, यहां पे ऑप्शन बी सही उत्तर है। 11 पे प्रश्न आया है कि ए मीटर से क्या मापते हैं, तो ए मीटर से आप जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं, धारा को मापते हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। जो विद्यार्थी मैं देख रहा हूं लाइव चैट में ऑप्शन डी उत्तर कमेंट करें, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 12 पर प्रश्न है कि द डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू आपका यहां पे मैकेनिकल एनर्जी, मतलब जो उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे विद्युत मोटर कहते हैं, और वहीं पे जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे तब होता है जनरेटर, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 13 पे प्रश्न आया है कि श्रेणी क्रम से जुड़े दो प्रतिरोध के प्रतिरोध R1 एवं R2 का समतुल्य प्रतिरोध, चूंकि जो प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो R1 प्लस R2, समानांतर क्रम में जुड़ते तब हम कहते 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, तो ऑप्शन सी फिलहाल याद रख के जाइएगा। 14 पे प्रश्न आया है कि अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, तो कोयला से प्राप्त ऊर्जा आप जानते हैं अनवीकरणीय होता है, तो ऑप्शन बी आपको रट के जाना है। 15 पे प्रश्न आया है कि किलोवाट घंटा इज द यूनिट ऑफ, किलोवाट KWH जो है किसकी इकाई है, तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई है, तो ऑप्शन बी याद रख के जाएंगे। चलिए कल मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें से 80 में से 40 ही बनाना है, बट पूरा प्रश्न याद रखिएगा मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित करता है, तो वर्ण विक्षेपण प्रिज्म प्रदर्शित करेगा सर, ऑप्शन डी याद रखेंगे। सभी का ऑप्शन डी आ रहा है 16 का, काफी शानदार। मैं देख रहा हूं लाइव चैट में सभी विद्यार्थी ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिर्फ मुझे आंसर दिखना चाहिए लाइव चैट में बस। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहां पे देख लेते हैं। 16 का ऑप्शन डी आ गया सबका। 17 पे देखिए कितना आसान प्रश्न है कि नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है, तो नरौरा कहां पे है सर, उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मध्यम दर्जा के प्रश्न, मैं ये नहीं कहूंगा कि आसान आ रहा है, ये नहीं कहूंगा मुश्किल है, बस मीडियम दर्जा के प्रश्न आपके सेंटअप एग्जाम में हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस सब में पूछा गया, इसी तरह फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न आएगा। 18 नंबर प्रश्न है, कह रहा है प्रश्न कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का मूलतः काम कौन करती है, तो गतिमान हवा जो आएगा वही पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमा देता है सर, तो ऑप्शन बी याद रखेंगे। 19 पे प्रश्न है कि वर्ण विक्षेपण असंभव है, किसमें वर्ण विक्षेपण संभव नहीं है, तो वर्ण विक्षेपण हमेशा पारदर्शी माध्यम में भी संभव हो सकता है, तो फाइबर पारदर्शी है नहीं है, अपारदर्शी माध्यम है, तो इसमें वर्ण विक्षेपण संभव होगा नहीं होगा, असंभव है मतलब संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 20 पे प्रश्न आया है, यहां पे देखिएगा कि 100 वाट और 200 वोल्ट, यहां पे अंग्रेजी माध्यम में प्रश्न है, देख लीजिए मैं बता दे रहा हूं हिंदी में भी। 100 वाट और 200 वोल्ट अनुमानतः बल्ब को 100 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ने पर धारा क्या होगी, तो 100 वोल्ट और आपका 100 वाट और 200 वोल्ट है, और कितना पे जोड़ रहे हैं हम लोग, तो 100 वोल्ट की आपूर्ति पे, तो 0.54 होता है एम्पियर, तो यहां पे 0.5 है, अप्रोक्सीमेट में यही हम लोग आंसर कर लेंगे, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है 0.5। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 पे प्रश्न है, देखिएगा कह रहा है एक वस्तु की नेत्र से दूरी बढ़ाने पर रेटिना पर बना प्रतिबिंब, तो जब वस्तु से दूरी बढ़ाएंगे तो आंख से मतलब कोई वस्तु दूर हो रहा है तो उसका प्रतिबिंब ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, छोटा होते जाएगा। ठीक है ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आप देख रहे हैं दूर से कहीं पे कोई चीज देखते हैं तो छोटा दिखाई देता है, पास में जाते हैं तो बड़ा रहता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किया था सर, ऑप्शन ए याद करके जाएंगे।
चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहे आपसे कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, कुछ खास पूछा नहीं है। देखिए कह रहे कौन सा कथन इसमें से सही है, तो हम लोग पढ़ते हैं कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 जूल बटा में 1 कूलम्ब होता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा में 1 कूलम्ब। अब ध्यान से देखिए, तो इसी को मैं इधर कहूं कि 1 जूल बराबर, तो कहेंगे सर 1 वोल्ट गुने 1 कूलम्ब, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसी को इधर उधर कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक सर ओम होता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न। कूलम आप जानते हैं विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का है, वोल्ट विभवांतर का है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है वोल्ट इज इक्वल टू होता है, देखिए प्रश्न आ गया। अभी मैं ऊपर बता रहा था कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बट्टा में 1 कूलम, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है बेंजीन का अणु सूत्र है, तो C6H6 है। तो हम लोग का क्लासेस से जो बिहार टॉपर सीरीज 2025 चल रहा है उसी से प्रश्न है। देखिए बेंजीन का क्या है, C6H6 हो जाएगा। 27 पे प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य कौन सा तत्व रहता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अलावा कौन सा तत्व रहेगा, तो निकेल एवं क्रोमियम, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 28 पे प्रश्न आया है कि सोडियम के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में, ये पहले आप लोग उत्तर बताइए जल्दी से लाइव चैट में, मुझे सभी विद्यार्थी का 28 का उत्तर देखना चाहिए। कल आप आसानी से, मैं देख रहा हूं कि 40 प्लस आसानी से आप ऐसे भी सही कर पाते, कोई खास प्रश्न पूछा नहीं है। कमेंट में सही विद्यार्थी लिखेंगे 28 और सही उत्तर देंगे, क्या होगा सही उत्तर। चलिए काफी शानदार, मैं देख रहा हूं कमेंट बॉक्स में। आप जानते हैं कि Na मतलब सोडियम का सर 11 होता है, परमाणु संख्या कितना होता है 11। तो 11 को लिखेंगे तो पहला में 2, दूसरा में 8 और तीसरा में 1, तो क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 29 पे प्रश्न है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं, तो हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, 1 आबंध, तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद करके जाइए। 30 पे प्रश्न आया है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो ग्लूकोज आप जानते हैं C6H12O6, तो ऑक्सीजन कितना है सर O6 है, कार्बन भी कितना है 6 ही है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तांबा Cu की परमाणु संख्या बता दीजिए, तो मतलब कि आपका 29 अर्थात कि 29 होता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं, तो 7 सहसंयोजक बंध होते हैं इथेन में, तो ऑप्शन ए याद करके जाना है। 33 पे प्रश्न आया है, यहां पे देखिए 33 प्रश्न मैं आपको दिखा दे रहा हूं, फोटो खींचने में इधर उधर हुआ है, ऊपर था 33 नंबर प्रश्न, मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूं, देखिएगा यहां पे था 33 नंबर प्रश्न। कह रहे अम्ल राज के ताता द्वारा कौन सा तत्व धातु है, धातु पहचानिए, तो बी बोरॉन क्या है अपना धातु है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है 38 पे प्रश्न कि निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होता है, तो आप जानते हैं हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें आपका न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है 0 होता है। अच्छा यहाँ पे मैं देख लूं क्लासेस वगैरह सही से चल रहा है कि नहीं, अगर बता देंगे सही विद्यार्थी, क्लासेस फंस रहा है क्या, सभी चीज सही है, एक विद्यार्थी का कमेंट आ रहा था तो मैंने देखा। चलिए सभी चीज सही चल रहा है यहाँ पे, अभी तो ठीक ही चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 38 का आपका ऑप्शन सी आ गया सबका बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 39 नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे इंग्लिश में प्रश्न है, तो मैं क्या बता रहा था यहाँ पे देख लेते हैं 38 पे कि कौन से तत्व में नाइट्रोजन की संख्या 0 है सर, तो आपका ऑप्शन सी हाइड्रोजन में। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए 39 पे क्या प्रश्न पूछा। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में प्रश्न, मैं हिंदी में पढ़ के आपको बता दे रहा हूं। कह रहा है प्रश्न आपसे कि वैसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान हो, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब जिनका अणु सूत्र समान हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला अर्थात कि संरचना सूत्र अलग अलग हो, तो उसे क्या कहते हैं सर, तो उसे हम कहते हैं आपका समावयी आइसोमर्स। ठीक है, प्रश्न था कि वैसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान है किंतु संरचना सूत्र भिन्न है, तो उसे आइसोमर्स समावयी कहते हैं, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहे कि कितना आसान प्रश्न है, कह रहे कि बिलियन में सबसे अधिक अम्लीय कौन सा है, तो सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा सर, pH बराबर 1। जिस तरह हम लोग pH मान पे मतलब जानते हैं 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 उदासीन, 7 से अधिक तो क्षारीय, तो सबसे कम अम्लीय तो pH बराबर 1, ऑप्शन ए सही उत्तर
हो जाएगा। 41 पे प्रश्न है कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, तो अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, तो ऑप्शन ए याद रखेंगे। 42 देखिए 40 ही कल आपको बनाना है, ज्यादा प्रश्न बनाना नहीं है, लेकिन मैं पूरा सॉल्यूशन करा दे रहा हूं आपका, पूरा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न का उत्तर देते चलिएगा। कह रहा है 42 पे कल आपको सेंटअप एग्जाम के साइंस के पेपर में प्रश्न मिलेगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूह की संख्या 9 है, तो ऑप्शन सी याद रख के जाएंगे। ऑक्सीजन आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है, तो ऑक्सीजन जो है आधुनिक आवर्त सारणी के 16 समूह का सदस्य है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है आपसे यहां पे देखिए 44 नंबर प्रश्न कि वे तत्व जिनके बाहरी सेल जो है, यहां पे देखिए दोज एलिमेंट हुज आउटर सेल आर कंप्लीटली कॉल्ड आर, मतलब कह रहा है क्या प्रश्न कि वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण रूप से भरे होते हैं, वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण रूप से भरे होते हैं, उसे तो हम लोग बोलते हैं उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस, ऑप्शन बी पे था उत्कृष्ट गैस, देख लीजिए नोबेल गैस, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 45 पे प्रश्न है निम्नलिखित में कांसा किनका मिश्र धातु है, तो Cu प्लस Sn, ठीक है, कॉपर प्लस टीन मिलाते हैं तो क्या बनता है कांसा, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 पे कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें कहलाती है, तो क्षैतिज कतार जो होगा आपका यहां पे देखिएगा हॉरिजॉन्टल रोज, वो आपका क्या कहलाता है पीरियड आवर्त कहलाता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 47 का उत्तर देंगे, मैं एक बार कमेंट की तरफ देख ले रहा हूं, सभी विद्यार्थी लाइव चैट में लिखिए 47 और सही उत्तर दीजिए, तो क्या आ रहा है आपका सही उत्तर, काफी आसान सा प्रश्न है 47 नंबर, जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या होगा सही उत्तर 47 का। चलिए सबका उत्तर आना चाहिए, यही प्रश्न से एग्जाम होगा, बिल्कुल होगा। आप लोग अब हिंदी देखिए, बार बार ये बात रिपीट नहीं करना पड़े, आप आराम से आप जानते हैं, हर एक चीज जानते हैं, आसानी से पढ़ के जाइए। चलिए नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो नाइट्रोजन कितना होता है सर 7 होता है, पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8, लेकिन 5 ही बचा, तो 5 ही ना रहेगा, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नाइट्रोजन का कितना होगा सर इलेक्ट्रॉन, तो 5 हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए 48 पे प्रश्न है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं क्योंकि अम्ल जल में क्या होते हैं आयनित होते हैं। आप जानते हैं अम्ल जो है, अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल जल में घुलकर H प्लस आयन देता है, इसीलिए वो विद्युत का संचालन करता है, ठीक है, कंडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कह जिंकाइट किस धातु का अयस्क है, तो जिंकाइट Zn का होगा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद करके जाइए। 50 पे प्रश्न आया है कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्षारीय होगा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे। 51 पे देखिए ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 51 पे प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है यहां पे प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता, देखिए नहीं कर सकता, तो फ्लोरीन, F ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 52 पे प्रश्न है कि सोना में कौन सा धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार करते हैं, तो आप जानते हैं सोना में हम लोग कॉपर वगैरह मिला देते हैं, मतलब ताकि सोना का कलर का ये भी रहता है, येलो कलर से हल्का झलकता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। लोहा मिलाएंगे पहले ही पहचान में आ जाएगा, सोना में सोना मिलाइएगा तो मिश्र धातु होगा, नहीं होगा, Zn मिला सकते हैं नहीं, तो कॉपर ही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्ल के जलीय विलयन का स्वाद होता है, कहेंगे सर बउआ टाइप प्रश्न है, अम्ल खट्टा होता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 54 पे प्रश्न आया है कि निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है, तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसी कारण अम्लीय वर्षा भी होता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 55 पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक परमाणुक अणु के रूप में जाना जाता है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल इसमें से कौन सा है, तो आर्गन है, ऑप्शन बी रट के जाएंगे। 56 पे प्रश्न है कि पंछी तथा चमगादड़ के पंख, तो पंछी तथा चमगादड़ के पंख समृद्धि अंग के उदाहरण है, समृद्धि अंग चूंकि ऑप्शन में नहीं है इसलिए इनमें से कोई नहीं कर देंगे। अब यहां से बायो से प्रश्न मिलना शुरू हो गया है, कह रहा है जठर ग्रंथियां पाई जाती है, तो ये अमाशय में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अंडो उत्सर्ग का कारण क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो LH आप जानते हैं, और अगर ऑप्शन में रहता ना कि ए और बी दोनों तो FSS भी होता है, लेकिन मुख्य कारण LH ही है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर प्रश्न।
ये तो बउआ टाइप प्रश्न है। कह रहा है सही खाद्य श्रृंखला का उदाहरण बताइए। तो सही खाद्य श्रृंखला क्या है? घास को बकरी खा जाएगा, बकरी को शेर खा जाएगा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे बीज विकसित होता है, बीज किससे विकसित होता है सर? तो बीजांड से, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 61वें प्रश्न है कि किसमें पौधों में रंध्र अनुपस्थित होता है? किस पौधों में? अब देखिए ये जो प्रश्न है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से है, तो उसमें क्या पूछता है कि हाइड्रीला पौधों में रंध्र कहां पाए जाते हैं? तो हम लोग उत्तर करते हैं कि हाइड्रोला पौधे में जो है रंध्र नहीं पाया जाता है, क्योंकि समुद्री पौधा है। तो वहीं कह रहा है किसमें रंध्र अनुपस्थित रहता है? तो हाइड्रीला में, ऑप्शन बी। चीजें वही है, प्रश्न को घुमा दिया है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखिए ज्यादा प्रश्न रिपीट हो रहा है। तो जब ऐसे ही आपका ये स्टैंडअप एग्जाम अब बीत जा रहा है, तो उसके बाद जब बिहार टॉपर सीरीज 2025 का जो शुरुआत होगा क्लासेस का, तो इसी रूप में हम लोग पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही आप चाहते हैं कि सभी प्रश्न का उत्तर आप बनाकर आए, तो आप यहाँ पे क्लासेस जरूर कीजिएगा जैसे ही स्टैंडअप एग्जाम खत्म होगा। तो उसके बाद क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? हरा होता है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 63 पे प्रश्न है कि सामान्य स्त्री में, सामान्य स्त्री है तो उसमें XX होगा, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 64 नंबर प्रश्न है कि आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग, तो आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाते हैं तो गहरा नीला कलर का हो जाता है, गहरा नीला, डार्क ब्लू होता है। बट ऑप्शन में नहीं है तो नीला कला के साथ जा सकते हैं। नीला कला भी क्या है? डार्क ब्लू ही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। कह रहा है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स याद रखेंगे, 65 का सही उत्तर है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का जल जीवशाला, एक्वेरियम जो है उदाहरण है। 67 पे प्रश्न है पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है, तो पौधों का उत्सर्जी पदार्थ यहां पे देखिए यूरिकम लैक्टक्स होता है, बिल्कुल लैक्टक्स गोद होगा, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अमीबा में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो होलोजोइक अर्थात कि प्राणी संभोजी, तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। 69 पे प्रश्न आया है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? तो 21%। बउआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि रिएक्शन आप देख रहे हैं, तो ये कह रहा है कि कौन सा अभिक्रिया है? तो ऐसे देखा जाए तो इसमें तो संयोजन भी है, बट सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल है, तो यही तो है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाए। जो सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कराया जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी याद करके जाइए। 71 पे प्रश्न है लसिका है, तो लसिका जो है सर उत्तक भी है और उत्तक द्रव भी है और हल्का पीला कलर का भी होता है, तो इसीलिए तो ऑप्शन सी पे ए और बी दोनों दिया है, तो यही सही उत्तर कर देंगे। 72 पे प्रश्न आया है कि पराग कण पाया जाता है, तो पराग कण पराग कोश में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। 73 पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन छोटी आंत का एक भाग है? तो गर्हनी छोटी आंत का एक भाग है, तो ऑप्शन डी याद रखिएगा। करे स्पर्म सेल इज, शुक्राणु कोशिकाएं कैसी होती है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये द्विगुणित होता है, तो ऑप्शन बी याद रखेंगे, डाइपोल। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? आप जानते हैं 32 दांत होगा, ऑप्शन सी सही उत्तर याद करके जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, तो साइटोकाइनिन जो है ये सभी में प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई को वृद्धि रोकने के लिए, पदार्थ पादप के प्रकाश को उन्मूलने के लिए, सबके लिए है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही प्रश्न है, तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। 77 पे प्रश्न आया है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो वंशागत नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है प्रश्न 78 पे कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से तो 10 गुना पे देखा जाता है, 10x पे देखते हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तिलचट्टा में देखिए कितना बार पूछा गया प्रश्न है, स्टैंडअप में भी पूछ रहा है, तो इसे चीजें बता रहा है। खैर आपको अभी यहाँ पे स्टैंडअप एग्जाम के क्वेश्चन पे फोकस रहिए, क्योंकि जैसे ही ये एग्जाम बीतेगा तो इसी रूप में हम लोग मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की शानदार तैयारी कर लेंगे, ताकि वहां पे भी आप चाहें तो इसी तरह हर एक प्रश्न का उत्तर देकर आए। कह रहा है तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वासरंध्र पाए जाते हैं? तो 10 जोड़ा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है 80 पे अंतिम प्रश्न है कि सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत, तो ये भी बहुआ टाइप प्रश्न है, सबके लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य है। अब एक बार जल्दी से सही विद्यार्थी जो भी शुरू से लास्ट तक बने हैं, जितना भी प्रश्न आप सॉल्व किए, आपको अप्रोक्सीमेट में बताना है कि आप 80 में से कुल कितना प्रश्न सही कर दिए। ईमानदारी से बताइएगा कि 80 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हो गया। तब तक मैं सब्जेक्टिव दिखा दे रहा हूं, तो सब्जेक्टिव देखिए, सबसे पहले आपके खंडवा में फिजिक्स से प्रश्न 1 से 8 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, 4 का उत्तर देना है। अब मैं सीधे इसका
उत्तर आपको सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन दे रहा हूं, ताकि इसके बाद मैं प्रयास कर रहा हूं कि 8 या 8:30 तक आपका सोशल साइंस का भी लाइव क्लास लेकर वो भी हम लोग समझ ले इसी टाइम, ठीक है। तो आपको मैं वो भी पहले मैं आपको सीधे ले चल रहा हूँ, सब्जेक्टिव का उत्तर बता रहा हूँ, पहले आप लोग बताएंगे, मैं देख लूँ लाइव चैट में एक बार। इसी प्रश्न पत्र से एग्जाम होगा कल, तो इसके बाद जो है हम लोग आपके सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर मैं चलिए बता दे रहा हूं पहले, तब सोशल साइंस का क्लासेज होगा, ठीक है। काहे विद्यार्थी का मैं देख रहा हूं 49, 75, जिनका भी 40+ सही किया है ना, समझिए आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार है। अगर आप 40+ सही कर चुके हैं, मतलब 40 आप आसानी से यहाँ पे स्कोर कर पा रहे हैं, तो एग्जाम में भी आप 40 आसानी से बना लेंगे, क्योंकि बोर्ड, बिहार बोर्ड खुद बताया कि स्टैंडअप एग्जाम के जैसा ही आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम का प्रश्न पत्र तैयार होगा। चलिए, एक विद्यार्थी का 75, 56, एक विद्यार्थी का 12, ठीक है, और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि और एक विद्यार्थी का 70, एक विद्यार्थी का 74। देखिए यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव का उत्तर देखने के लिए पहले समझ लीजिएगा, AR कैरियर पॉइंट लाइव क्लास में बता रहा हूँ। इसी तरह गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए यही नाम जो मैं आपके सामने टाइप करके सर्च किया, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा, देख लीजिएगा arcareerpoint.com वेबसाइट कहाँ पे शो कर रहा है। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। इस तरह थोड़ा सा आपकी इंटरनेट स्पीड को ये चेक करेगा, तो इसे आपको घबराना नहीं है, और आपके सामने इस तरह वेबसाइट ओपन कर देगा। यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे इस वेबसाइट पे पहुंचेंगे, इस रूप में ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा, ठीक है। नीचे की तरफ बढ़िएगा, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा इस तरह नीचे की तरफ, और यहाँ पे आप देख लेंगे, आ जाएंगे क्लास 10th सेक्शन में। और क्लास 10th सेक्शन में देखिए साइंस, सोशल साइंस सबका यहाँ पे अपडेट है। तो जैसा अभी साइंस की हम लोग चर्चा करें, तो सिंपल सा आपको साइंस वाले पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आइएगा 10th में और साइंस वाले पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इस तरह आपके सामने साइंस एग्जाम को लेकर एक एक जानकारी ये ओपन कर देगा। देख लीजिए लाइव एक एक चीज मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आइएगा तो इस तरह किस रूप में प्रश्न पत्र आया है, कब एग्जाम होगा, यहाँ पे साइंस का 80 का सही उत्तर है, कोई 40 यहाँ से भी देख सकते हैं। सब्जेक्टिव का उत्तर यहाँ पे अपडेट हो रहा है, तो यहाँ से आप देख कर लिख भी सकते हैं, या PDF वगैरह का यहाँ पे लिंक है तो डाउनलोड कर सकते हैं, या कुछ देर में यहाँ पे व्यू PDF वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो साइंस का हम लोग पूरा चर्चा कर चुके हैं, किस रूप में प्रश्न पत्र आया है।